Good afternoon all. Thank you very much for joining us today for the eco session. आज का हमारा 7th इको सेशन है और इस सेशन में हम क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें पोस्टपार्टम हेमरेज, प्री-एक्लाम्सिया और प्रीटर्म लेबर है। इस सेशन को हमारे साथ लेने के लिए आज है मिस सना जो पुणे बेस्ड है और मिस नील जो झारखंड रांची से ज्वाइन किए हैं। आपका इस सेशन में स्वागत है। ये सेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल होगी। सेशन के दौरान अपना मोबाइल बंद रखिए और अपने आप को म्यूट पे रखिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स या फिर आप कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। इस सेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, अपना कैमरा कंटिन्यू ऑन रखें ताकि हमारे प्रेजेंटर आपको देख सके। और जब को स्टाफ से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके फैसिलिटीज बाद में ज्वाइन होते हैं तो उनका नाम हमें भेजिए ताकि उनका अटेंडेंस मार्क हो, और अपना कैमरा भी ऑन रखिए पूरे सेशन के दौरान। थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू नील एंड सना। थैंक यू आकाश। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम सना है और आज हम अपना सेशन शुरू करने वाले हैं। सेशन शुरू करने से पहले हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे हमने जो लास्ट टाइम पढ़ाई किया था। तो लास्ट टाइम आप लोगों ने कुछ टॉपिक्स देखे थे, जैसे कि AMTSL, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, और एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन। तो अभी मैं पूछना चाहूंगी उज्ज्वला पनहलकर जी से। उज्ज्वला पनहलकर, आप लोग अपना आपको अनम्यूट कर सकते हैं। थोड़ा सा क्विक रिवीजन टाइप का है, आप लोग आंसर दे सकेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम एक क्विक रिवीजन करेंगे, है ना। तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ पर मैं कर नहीं पा रही हूँ। काय टाइप करायची तर आप लोगों ने फिर से अपने आप को म्यूट कर दिया है। उज्ज्वला जी, आप लोग हमें बता सकते हैं कि जो AMTSL आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ाई किया था, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, उसके 3 मेजर स्टेप हैं, आपको याद है वो क्या क्या है? मॅडम गेल्या वेळची मीटिंग आम्ही अटेंड म्हणजे दिसली नव्हती आम्हाला। ओके, तो मुझे कोई और हॉस्पिटल बता सकता है, जैसे शाहिदा शिंत्रे जी या फिर उपेंद्र कुमार, आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि AMTSL जो आपने लास्ट टाइम देखा था, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, उसका 3 स्टेप है जो इम्पोर्टेंट है, वो क्या क्या है, कौन कौन सा 3 स्टेप है? या तो आप अनम्यूट करके बता दीजिए या फिर आप लोग चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, या फिर हैंड रेज करेंगे तो हम आपको अनम्यूट कर देंगे। मैम जरा क्वेश्चन बताओ। मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ये 3 स्टेप हैं, वो 3 स्टेप क्या क्या है आपको याद है? लास्ट टाइम हमने पढ़ाई किया था। कितने स्टेज होते हैं मैम? थोड़ा क्लियर नहीं है शाहिदा जी, फिर से रिपीट करेंगी? मैम लेबर के 4 स्टेज होते हैं ना? यस एब्सोल्युटली, 4 स्टेज होता है। 4 स्टेज में जो तीसरा स्टेज है उसको बोलते हैं AMTSL, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, है ना। तो जब बेबी डिलीवरी हो जाता है, बेबी डिलीवरी होने के बाद में प्लासेंटा डिलीवरी होने तक को बोलते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, है ना। तो प्लासेंटा डिलीवर करने के लिए जो AMTSL आप फॉलो करते हैं उसमें 3 स्टेप होता है, आपको याद है वो 3 स्टेप क्या है? आप बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं बताती हूँ। डिलीवर करने के लिए 3 स्टेज ज्यादा होते हैं। यूट्रस मसाज, यूटेराइन मसाज थर्ड है। आप सबसे पहले यूटेराइन मसाज पे नहीं जा सकते, पहला सीक्वेंस से बताइए, सबसे पहला क्या है? अरे वो क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा रिमूव। पहला कॉर्ड थोड़ा खींच के देखेंगे मैम। नहीं सिस्टर, नहीं। सबसे पहले माँ को जो है माँ के छाती से लगा दिया जाता है, उससे भी तो मतलब प्लेसेंटा जल्दी डिलीवर होता है। तुरंत माँ के छाती से बच्चे को लगा दिया जाता है। नहीं, आप बच्चे की भी बात मत कीजिए। देखिए, मैं एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ AMTSL की मदर के यूट्रस से जो बच्चा डिलीवर हो गया है, लेकिन अभी भी मदर के यूट्रस में क्या है? प्लासेंटा है। उस प्लासेंटा को डिलीवर करने के लिए जो आप स्टेप्स फॉलो करते हैं तुरंत बेबी के डिलीवरी होने के बाद, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, उसको बोलते हैं AMTSL, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर।
क्या है वो? आप लोग उस वक्त, ये हमारे आज के टॉपिक से भी थोड़ा रिलेटेड है, इसके लिए मैं पूछ रही हूँ, क्या है वो पता है? जैसे ही बेबी डिलीवरी होता है आपको तुरंत तुरंत क्या करना है? सबसे पहले देखना है रूल आउट फॉर सेकेंड बेबी। अगर कोई दूसरा बेबी नहीं है तो आपको बेबी डिलीवरी होने के बाद विद इन 1 मिनट एक इंजेक्शन देना रहता है। मेडिसिन, कौन सा मेडिसिन है? पिटोशन इंजेक्शन देना पड़ता है। पिटोशन पिटोसिन देना पड़ता है मैडम। यस, और यूट्रस कांटेक्ट हुआ है नहीं देखना पड़ता है। हाँ, पिटोसिन देना है। 10 यूनिट देने के बाद में यूट्रस कांटेक्ट हुआ है नहीं देखना पड़ता है। प्लेसेंटा क्या होगा? सेपरेट होगा यूट्रस से, फिर आपको कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट हो गया जाएगा। TCT जिसको बोलते हैं, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन से क्या करना है? आपको प्लेसेंटा डिलीवरी करना है, और प्लेसेंटा डिलीवर करने के बाद आपको क्या करना है? तुरंत तुरंत यूटेराइन मसाज देना है। मसाज देना है। ओके, ठीक है। अभी आप में से मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी कि हमको आज का सेशन भी शुरू करना है, तो पता है तो बताइए, नहीं तो हम आज का सेशन देखेंगे। न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन, आपने डिलीवरी किया लेकिन अभी बेबी को देखा, बेबी नहीं क्राई कर रहा है, बेबी सांस नहीं ले रहा है, आप बेबी को तुरंत तुरंत न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन का कुछ स्टेप्स मालूम है क्या करते हैं? जी मैम, इमीडिएट ऑक्सीजन लगाना है बेबी को। क्या लगाना है? ऑक्सीजन लगाना है इमीडिएट। स्टार्टिंग में ऑक्सीजन कैसे लगा सकते हैं? अभी बेबी डिलीवर हुआ है, बेबी को हमने कहा डिलीवर किया है, मदर के एब्डोमेन पे डिलीवर किया, तो मदर के एब्डोमेन पे अभी क्या करेंगे? हाँ मैम, शिंद्रा हॉस्पिटल सांगली। तीसरा हॉस्पिटल सांगली, आई डिडंट अंडरस्टैंड, सॉरी। मैम, ओके, अभी हम इसको स्किप करते हैं, ठीक है, रहने दीजिए, हम इसको बाद में देखेंगे। ओके, तो आई थिंक NBR का सेशन और तीसरा दिन लेके आई है। अभी आप लोग अभी हम लोग हमारा आज का जो टॉपिक है उस पे चलते हैं। आज का ये जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के हॉस्पिटल में ये ज्यादा केसेस नहीं आता होगा, लेकिन जब ये आता है तो आपको तुरंत तुरंत कैसे मैनेज करना है ये आपको पता होना चाहिए। आप लोग मैनेज करते भी होंगे, आपको कहीं ना कहीं तक काफी आता भी होगा, लेकिन फिर भी इसको और अच्छे से हम लोग आज जानेंगे इस टॉपिक को। तो हमारा आज का टॉपिक है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो आप में से मुझे कोई बता सकते हैं कि ये जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी है, इस टर्म से आप क्या समझते हैं? मैडम क्या क्वेश्चन है? हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी का मतलब क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? PIH एब्सोल्युटली, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव PIH से समझते हैं। लेकिन अभी हम इसको क्या बोलते हैं? हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। यस मैडम। कि प्रेगनेंसी के दौरान जब महिला गर्भवती है, प्रेगनेंसी के दौरान भी क्या हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से जो महिला को डिसऑर्डर्स होते हैं, जो कुछ भी बीमारी होता है, उसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के दौरान यानी प्रेगनेंसी के दौरान पे ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो कितने हफ्ते के बाद बढ़ा है? 20 वीक्स। महिला प्रेग्नेंट होने के 20 वीक्स के बाद अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको पहले PIH भी बोला जाता था। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हर महिला को 20 वीक्स के बाद ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कई महिलाएं नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन भी होती हैं, तो ऐसे केस को HDP नहीं बोलते हैं, ऐसे केस को बोलते हैं क्रॉनिक हाइपरटेंशन। ठीक है, ओके। तो अभी हाइपरटेंशन यानी कि कितना ब्लड प्रेशर से ज्यादा बढ़ा है तो उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। कितना ब्लड प्रेशर? सुभाष जी आप म्यूट पर हैं, आपको अनम्यूट करना रहेगा। आप अभी भी म्यूट पे हैं। म्यूट करना। 140 अबव मैडम। 140 अबव? हाँ मैडम। डायस्टोलिक 140/90 से ज्यादा? 140/90 से ज्यादा। हाँ मैडम। 140/90 या उससे ज्यादा? यस, ज्यादा। मुझे खारोदकर हॉस्पिटल से भी चार्ट पे आया है 140/90, अरुणा लक्ष्मी क्लिनिक 140/90। यस, एब्सोल्युटली यू आर करेक्ट। ठीक है, ओके। तो ये जो ब्लड प्रेशर महिला का बढ़ा है प्रेगनेंसी के दौरान पे, तो इसके वजह से महिला को क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकता है? कौन कौन से कंडीशंस महिला को आ सकते हैं, आपको मालूम है? कन्वर्जन आ सकता है मैडम। कन्वर्जन आ सकते हैं, एब्सोल्युटली कन्वर्जन आ सकते हैं। तो महिला को 3 कंडीशन हो सकता है। ठीक है, वो 3 कंडीशन क्या क्या है?
वो 3 कंडीशन है, प्री एक्लैम्सिया, सिवियर प्री एक्लैम्सिया। टर्म को समझिए, प्री एक्लैम्सिया सब कुछ स्टार्टिंग का स्टेज है, ठीक है। सिवियर प्री एक्लैम्सिया उससे ज्यादा, एक्लैम्सिया उससे भी ज्यादा है, ठीक है। तो प्री एक्लैम्सिया जब मैं बोलूंगी तो इसका प्री एक्लैम्सिया में सब छोटा छोटा, यानी कि जो ब्लड प्रेशर है वो कितना है 140/90 या उससे ज्यादा है। और यूरिन एल्बुमिन कितना है, यूरिन एल्बुमिन है +1 नहीं तो +2, ठीक है। बस इतना ही है। प्री एक्लैम्सिया के कंडीशन में कोई लक्षण नहीं है, कोई डेंजर साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्री एक्लैम्सिया सिर्फ इतना ही कंडीशन है कि ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा है और यूरिन एल्बुमिन +1 है या +2 है। अभी मुझे यूरिन बताइए कि यूरिन एल्बुमिन देखने के लिए क्या आपके लेबर रूम में डिपस्टिक्स अवेलेबल है? डिपस्टिक्स जो होता है यूरिन में डाल करके आप कलर चेंज देखते हैं, +1 है कि +2 है कि +3 है, क्या आप लोग देखते हैं? आपके लेबर रूम में अवेलेबल होना चाहिए वो। मुझे पता है कि आपके हॉस्पिटल में लेबोरेटरी होगा तो आप लैब में भेजते होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई भी इमरजेंसी का केस आ रहा है तो आपके लेबर रूम में डिपस्टिक्स होना चाहिए, तो प्लीज उसको आप परचेज कर लीजिए। ओके, अभी हम देखते हैं सिवियर प्री एक्लैम्सिया का कंडीशन। सिवियर प्री एक्लैम्सिया का 2 डेफिनेशन है, ठीक है। यहाँ पे 2 डेफिनेशन है, ठीक है। तो अभी मुझे कोई बताएंगे कि महिला के शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान के कुछ डेंजर साइंस दिखाई देता है, लक्षण, बॉडी में कुछ लक्षण दिखाई देंगे जिससे आपको पता चलेगा कि महिला को ये एचडीपी का कंडीशन है। कौन कौन से लक्षण होते हैं मालूम है? स्वेलिंग आता है मैडम, क्या स्वेलिंग आता है ना? हाँ, स्वेलिंग आता है। स्वेलिंग होता है। स्वेलिंग कहाँ? पाँव में होता है मैडम ज्यादा। पाँव में होता है, अच्छा। और कहीं नॉर्मल स्वेलिंग रहता है। और क्या कौन कौन से साइंस रहते हैं? कर देते हैं। हेलो मैम। हाँ, बोलिए शाहिदा जी, बोलिए मैम। पेट पे रहती है, सर दर्द होता है, हेडेक रहता है, बहुत बढ़िया। उल्टी आई जैसा होता है। हेलो मैम। हेलो हाँ सुनाई दे रहा है, बोलिए वंदना जी, बोलिए। उल्टी आई जैसा होता है, उल्टी होती है। उल्टी ठीक है, डेंजर साइंस में नहीं होती। PIH की वजह से डेंजर साइन कौन कौन से होते हैं? जो मतलब जो दिखाई देता है कि PIH ही है। एक तो हेडेक है, और क्या है? स्वेलिंग रहता है, एबनॉर्मल स्वेलिंग फेस पे, हाथ पे, और क्या है? आप लोग अगर अपने आप को अनम्यूट करके बात नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग चैट पे भी डाल सकते हैं, चैट पे भी हम देख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप हैंड रेज कर सकते हैं तो हम आपको अनम्यूट कर देंगे, ठीक है। तो डेंजर साइंस क्या क्या होते हैं वो लक्षण में दिखते हैं, हम देखते हैं। सिवियर हेडेक होता है, ठीक है, बहुत सर में दर्द होता है। फिर ब्लड विजन, अंधाधुंध दिखता है, ब्लड विजन होता है, ठीक है। फिर एबनॉर्मल स्वेलिंग रहता है, कहाँ कहाँ पे रहता है स्वेलिंग? फेस पे रहता है, हाथ पे रहता है, पेट पे, एब्डोमेन पे रहता है और बल्बा पे रहता है, ठीक है। ओलिगोयूरिया यानी कि यूरिन आउटपुट कम रहता है, एपिगैस्ट्रिक पेन रहता है, ठीक है, ये सारा है। तो फिर ये सारे साइंस क्या बताते हैं कि महिला को एचडीपी का कंडीशन है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे? सिवियर प्री एक्लैम्सिया का कंडीशन देख रहे थे। तो सिवियर प्री एक्लैम्सिया का है कि ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा है, यूरिन एल्बुमिन +1 +2 है, ठीक है, और साथ में कोई ना कोई डेंजर साइन भी प्रेजेंट है, इसमें से कोई भी लक्षण प्रेजेंट है तो वो सिवियर, ठीक है। अगर कोई डेंजर साइन प्रेजेंट नहीं है तो वो प्री एक्लैम्सिया का कंडीशन है। इस बात को कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। प्री एक्लैम्सिया यानी 140/90 से ज्यादा ब्लड प्रेशर है, यूरिन एल्बुमिन +1 +2 है। सिवियर प्री एक्लैम्सिया यानी कि 140/90 से ज्यादा ब्लड प्रेशर है, +1 +2 यूरिन एल्बुमिन है, और साथ में डेंजर साइन भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये सारे जो लक्षण है वो भी देखा है तो वो सिवियर प्री एक्लैम्सिया का कंडीशन हो जाता है, ठीक है। अभी जो दूसरा कंडीशन है सिवियर प्री एक्लैम्सिया का वो क्या है कि ब्लड प्रेशर 160/110 से ज्यादा है और यूरिन एल्बुमिन 3+ या 4+ है,
ठीक है, यहाँ पे देखिए सिवियर प्री एक्लैम्सिया 160/110 से ज्यादा ब्लड प्रेशर है और यूरिन एल्बुमिन 3+ और 4+ है, तो ये एक सिवियर प्री एक्लैम्सिया की दो कंडीशन है। दूसरा क्या है कि प्री एक्लैम्सिया का कंडीशन यानी कि 140/90 से ज्यादा ब्लड प्रेशर +1+2 यूरिन एल्बुमिन है और साथ में ये सारे कोई भी साइंस प्रेजेंट है, यानी हेडेक है, चाहे ब्लड विजन है, चाहे एपिगैस्ट्रिक पेन है, चाहे एडिमा है, चाहे यूरिन आउटपुट कम है, तो वो भी सीवियर प्री एक्लैम्सिया का कंडीशन है। अब हम देखते हैं कि एक्लैम्सिया का कंडीशन क्या होता है। तो एक्लैम्सिया के कंडीशन में 140/90 या उससे ज्यादा ब्लड प्रेशर है, ठीक है, यूरिन एल्बुमिन का कोई भी ट्रेसेस है, चाहे वो +1 हो, चाहे +2 हो, चाहे +3 हो, चाहे +4 हो, कोई भी ट्रेसेस है और साथ में कन्वर्जन्स आ रहे हैं, महिला को झटका आ रहा है, आकड़ी आ रहा है, तो वो कंडीशन हो जाता है एक्लैम्सिया। ठीक है, ये अभी आपको क्लियर है? इसमें से कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए, क्योंकि इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट क्या क्या करना है अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। इसमें आप लोग को कुछ कंफ्यूजन है? नहीं है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मुझे कोई बताएंगे कि ओके, इससे उस पे जाने से पहले देखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे कि मातृ मृत्यु हो जाती है, डिलीवरी के दौरान पे हो जाती है, चाहे डिलीवरी के बाद हो जाती है। तो जो MMR है, मातृ मृत्यु दर जो हो रहा है, उसका 14% हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स की वजह से भी होता है। तो ये ना हो, इसको हम पहले से प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मिनिमम ANC के कितने विजिट होते हैं? मिनिमम 4 विजिट होते हैं। हर बार जब भी महिला आ रही है तो BP को रिकॉर्ड करना है, उसको मॉनिटर करना है और यूरिन एल्बुमिन एग्जामिनेशन करना है। महिला को जब ANC विजिट पे आ रही है तभी से आपको बताना है कि ये सारे लक्षण जो होते हैं ये HDP के होते हैं। इनमें से कोई भी डेंजर साइन या लक्षण आपको दिखाई दे रहा है तो आपको तुरंत फैसिलिटी में वापस आना है ट्रीटमेंट के लिए। अगर सीवियर एक्लैम्सिया या एक्लैम्सिया का कंडीशन है तो मैग्नीशियम सल्फेट दे करके ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो अभी हमने जो प्री एक्लैम्सिया का कंडीशन देखा था, है ना, तो उसमें आप मुझे बता सकते हैं कि प्री एक्लैम्सिया के कंडीशन में प्री एक्लैम्सिया को आप लोग कौन सा मेडिसिन क्या दे करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट एक्लॅम्सिया मध्ये द्यायचं आहे ना, मग प्री एक्लॅम्सिया मध्ये तेच करायला लागतं। प्री एक्लैम्सिया के कंडीशन में कौन सा मेडिसिन दे करके ट्रीट कर सकते हैं? इंजेक्शन मैग्नीशियम। इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट देके ट्रीट करेंगे। और ग्राविडोल देते हैं। लैबेटोलॉल क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट क्या है? लैबेटोलॉल बीपी के लिए दिया जाता है मैम। लैबेटोलॉल किसके लिए दिया जाता है? कंट्रोल करना, हाइपरटेंसिव के लिए देते हैं। हाइपरटेंसिव के लिए। मुझे समझ डिपिन 10 mg TID मैडम। डेपिन दे करके ट्रीट करेंगे। देखिए, हाँ, डिपिन 10 mg TID। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही बताया सुभाषी की डेपिन देंगे। ओ मैडम, की कंडीशन बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, उसमें हाँ से थोड़ा ज्यादा है। और मुझे रिपीट कर दीजिए, क्या था प्री एक्लैम्सिया का कंडीशन का डेफिनेशन क्या था? प्री एक्लैम्सिया का डेफिनेशन मैम 140/90 मैम। 140/90 सबसे ज्यादा, हाँ। यूरिन आउटपुट 30 मैम। यूरिन एल्बुमिन कितना है? 25 से 30। 25 से 30। 2+, 1+2+, बस यही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप यस मैम उसे कर सकते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो है वो कौन कौन से होते हैं? अल्फा मिथाइल डोपा, लैबेटोलॉल, डेपिन, निफेडेपिन, ये सब क्या है जो ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। और मैग्नीशियम सल्फेट, इस बात को ध्यान रखिए कि मैग्नीशियम सल्फेट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं है, वो बीपी को कंट्रोल नहीं करता है। एंटी हाइपरटेंसिव मैग्नीशियम सल्फेट एंटी कन्वर्सिव ड्रग है। प्रेशर अगर आ गया है या आने वाला है उसको कंट्रोल करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है। बीपी को कंट्रोल करने के लिए आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं। तो प्री एक्लैम्सिया की कंडीशन में
हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यानी कि ये जो मेडिसिन है, डेपिन हो गया, नेफिडेपिन हो गया, लेबेटोल हो गया, ये सब आप दे करके ट्रीट कर सकते हैं। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 से 100 के बीच में रहे, उससे ज्यादा वो ना जाए, ठीक है। और अगर सीवियर प्री एक्लैम्सिया का कंडीशन है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए या तो टैबलेट नेफिडेपिन दे या फिर इंजेक्शन लेबेटोल दे बीपी कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो अभी मुझे आप लोग बताएंगे कि ये जो सीवियर प्री एक्लैम्सिया का कंडीशन था और एक्लैम्सिया का कंडीशन था, इस कंडीशन में आप लोग कौन सा सेफेस्ट ड्रग देंगे ट्रीट करने के लिए? फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग क्या रहेगा सीवियर प्री एक्लैम्सिया और एक्लैम्सिया के लिए? आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, अगर जो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हम लोग चैट बॉक्स भी देख रहे हैं। मैम कैसे बताओ? एक्लैम्सिया में 165 एक्लैम्सिया का कंडीशन में और सीवियर प्री कंडीशन में फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग क्या दे सकते हैं आप? फर्स्ट ड्रग काय देणार आपण? मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट, एब्सोल्युटली मैग्नीशियम सल्फेट। सल्फेट एक्लैम्सिया के कंडीशन में बीपी भी हाई है, यूरिन हाई है, ठीक है, कोई ना कोई डेंजर साइन भी प्रेजेंट है, लेकिन कन्वर्जन आया है। अगर सब कुछ हाई है सीवियर प्री एक्लैम्सिया के कंडीशन में तो अगला स्टेप क्या हो सकता है? कभी भी कन्वर्जन आ सकते हैं, कभी भी कन्वर्जन आ सकते हैं। इमीडिएट बेबी आउट करना चाहिए। ऑलरेडी कन्वर्जन आ गए हैं, उनको वो दे दीजिए लाके इमीडिएट एलिसिस करना मैडम। ठीक है, ठीक है, इमीडिएट एलिसिस करना मैडम। हाँ, ये सुभाष जी ने थम्स अप किया है, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप? इमीडिएट एलिसिस करना चाहिए मैडम, बेबी आउट होना चाहिए ना। मैं बाकी हॉस्पिटल डॉक्टर मानवादकर, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ये जो मैग्नीशियम सल्फेट का लोडिंग डोज है ये कितना होता है, कैसे देते हैं, आप बता सकते हैं? 20 mg की 80 के साथ 20 mg मैडम 20 ml का होता है, 12 मतलब 8 ml मतलब मैग्नीशियम सल्फेट है और 12 ml नॉर्मल स्लाइड है। मैम सॉरी वीडियो पॉज हो गया था, मुझे मैं सुनने 20 ml का मैग्नीशियम सल्फेट है जो हम 4 ml देते हैं, 8 ml मैग्नीशियम सल्फेट और 12 ml नॉर्मल स्लाइड। 12 ml 8 ml होते हैं, मग 12 ml सॉरी बट वीडियो पॉज हो जा रहा है मेरी तरफ से। आपने बोला कि आप 8 ml 12 ml NS के साथ में आप IV देते हैं। टोटल मैग्नीशियम सल्फेट IV नहीं देते हैं, डायरेक्टली दिया नहीं जाता है। और मैम 10 ml 5 ml एक एब्सोल्युटली मैम, यू आर राइट मैम। तो मैम टोटल लोडिंग डोज कितना है, कितना ग्राम है टोटल लोडिंग डोज? 14 ग्राम। Yes, absolutely right. 14 grams, yes ma'am, 14 ग्राम्स रहता है। डॉक्टर मनवतकर हॉस्पिटल, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपने शायद हैंड रेज किया है। हाँ, हमें बोलना चाहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट का पूरा टोटल डोज 14 ग्राम रहता है। ईच बटक्स में 5 ग्राम देना, रिमेनिंग 4 मिलीग्राम पर 20 ml में डाइल्यूट करके हाफ एन आवर में कंप्लीट करना चाहिए, फॉलोड बाय अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर वी हैव टू फॉलो द। ओके, बहुत बढ़िया बताया है डॉक्टर मानवतकर हॉस्पिटल और उपेंद्र कुमार, आपका बहुत बढ़िया बताया आपने 14 ग्राम। तो जो मैग्नीशियम सल्फेट का लोडिंग डोज होता है जो इनिशियली आप लोग देते हैं वो है 14 ग्राम, ठीक है, 14 ग्राम। अभी इस बात पे ध्यान दें कि ये ग्राम्स में है, कई लोग इसको मिस्टेक कर देते हैं, इसको mg में बोल देते हैं, चाहे ml में बोल देते हैं। ये 14 mg में नहीं है, 14 ml में नहीं है, ये किसमें है? ग्राम्स में है। लोडिंग डोज है 14 ग्राम। अब ये 14 कैसे देते हैं? तो 14 ग्राम में से जो 10 ग्राम है, 10 ग्राम 5 ग्राम मतलब IM एक बटक पे, 5 ग्राम एक बटक पे।
एब्सोल्युटली राइट। लेकिन ये जो 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट है इसको आपको 1 ml लिग्नोकेन के साथ देना है, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट का जो डोसेज रहता है वो काफी पेनफुल होता है, आपको बिना लिग्नोकेन के नहीं देना है। ठीक है, 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 1 ml लिग्नोकेन के साथ डीप आईएम एक बटक पे देंगे, फिर 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 1 ml लिग्नोकेन के साथ में दूसरे बटक पे डीप आईएम देंगे। ठीक है, बच गया 4 ग्राम। यस, बच गया 4 ग्राम। अब ये जो 4 ग्राम है ये आप क्या करेंगे, ये आपका जो 20 ml का सिरिंज है, ठीक है, इसमें आप लोड करेंगे। तो ये जो है 4 ग्राम कैसे देना है, क्योंकि 4 ग्राम में है और सिरिंज जो है ये ml में है, तो ये आपको जानना जरूरी है 1 ग्राम में कितना ml होता है, आपको कितना एम्प्यूल का जरूरत पड़ेगा, इसका कुछ आइडिया? यस मैम। 0.8 आप लोगों ने मैग्नीशियम सल्फेट का आप लोगों ने एम्प्यूल देखा है? यस मैम। 4 एम्पूल मैडम। ओके, एक एम्प्यूल पे कितना ग्राम है, कितना ml है? 2 ml। 2 ml। 2 ml है, 4 ग्राम है। 2 ml। ये कितने ग्राम का है? अगर इस पे 2 ml लिखा है ना, एक एम्प्यूल में 2 ml लिखा है, तो यानी कि ये ग्राम्स में कितना हुआ? 4 ग्राम। 1 ग्राम में 2 ml होता है। ठीक है, अगर एक एम्प्यूल पे 2 ml लिखा है यानी कि ये 1 ग्राम का हुआ। एक एम्प्यूल 1 ग्राम का है, समझ में आ रहा है? यस मैम। 1 एम्प्यूल इज 1 ग्राम। ये 2 एम्प्यूल कितने ग्राम का हुआ? 2 ग्राम। 3 एम्प्यूल कितने ग्राम का हुआ? 3 एम्प्यूल कितने ग्राम का हुआ? 3 ग्राम। 4 एम्प्यूल 4 ग्राम और 5 एम्प्यूल 5 ग्राम। यानी कि आपको 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट देने के लिए आपको कितना एम्प्यूल चाहिए? 5 एम्प्यूल चाहिए। ठीक है, ml में देखें तो एक एम्प्यूल कितना ml का हुआ? 2 एम्प्यूल 4 एम्प्यूल 4 एम्प्यूल 8 ml। 10 ठीक है, तो 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट जो आपने आईएम दिया था उसके लिए आपको 5 एम्प्यूल चाहिए। 5 एम्प्यूल 1 ml लिग्नोकेन के साथ में आप डीप आईएम एक बटक में दे देंगे। अगेन 5 एम्प्यूल यानी 5 ग्राम आप 1 ml लिग्नोकेन के साथ में दूसरे बटक पे डीप आईएम दे देंगे। बच गया 4 ग्राम। 4 ग्राम कितना रहता है? 8 ml में अगर देखेंगे तो वो 8 ml हो गया ना, तो आप 20 ml के सिरिंज में 8 ml लोड करेंगे। 8 ml अगर आपने 4 एम्प्यूल आपने लोड किया यानी 8 ml लोड किया तो कितना बच गया? 12 ml। 12 ml आपको डिस्टिल्ड वाटर से डाइल्यूट करके आपको एकदम स्लो आईवी आपको 10 से 15 मिनट में आपको देना है, लेकिन डॉक्टर के सुपरविजन में, आप अकेले नहीं देना है। क्लियर है क्या? लोडिंग डोज पहला। ओके, अभी ये 14 ग्राम आपको तब देना है जब आप पूरा का पूरा ट्रीटमेंट आपके हॉस्पिटल में कर रहे हैं। इनकेस अगर आप लोग आपके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, महिला को रेफर कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जो 10 ग्राम था मैग्नीशियम सल्फेट जो डीप आईएम देना था दोनों बटक में, सिर्फ 10 ग्राम देकर के आपको रेफर कर देना है। रेफर करने के बाद में 2 घंटे के अंदर में महिला हॉस्पिटल पहुंच जानी चाहिए। ठीक है मैडम? हाँ बोलिए। लिग्नो की मैडम? शाहिदा शिंदे जी। हाँ आपको कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। मैडम डाउट है मैडम, मुझे डाउट है लिग्नोकेन क्यों देना है मैडम मैग्नीशियम सल्फेट के साथ? वो डोसेज पेनफुल होता है, इसके लिए लिग्नोकेन के साथ देना है। लिग्नोकेन, हाँ ठीक है। ओके, थैंक यू मैडम। ओके ठीक है। अभी ये जो मैग्नीशियम सल्फेट का आपने लोडिंग डोज दिया है,
लोडिंग डोज देने के बाद में आपको मेंटेनेंस डोज देना है, ठीक है। तो ये मेंटेनेंस डोज आपको कैसे देना है, जब आपने लोडिंग डोज दे दिया है उसके 4 घंटे के बाद में, चाहे जब भी लास्ट कन्वर्शन खत्म हुआ है, चाहे लास्ट डिलीवरी हुआ है, तब से आपको मेंटेनेंस डोज देना शुरू करना है। 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 1 ml लिग्नोकेन के साथ में एक बटक पे देना है। अगेन 4 घंटे के बाद में 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 1 ml के साथ में अल्टरनेट बटक में देना है। अगेन 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 1 ml लिग्नोकेन के साथ में अल्टरनेट बटक में देना है। इस तरह से आपको 24 घंटा तक ये देना है। अगर आज दोपहर को 2 बजे आपने मेंटेनेंस डोज देना शुरू किया है, तो अगले दिन दोपहर 2 बजे तक आपको मेंटेनेंस डोज कंटिन्यू करना है। 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 1 ml लिग्नोकेन के साथ में एक बटक में, फिर 4 घंटे के बाद में अगेन सेम डोसेज अल्टरनेट बटक में, सेम बटक में नहीं देना है, ठीक है। ऐसा 24 आवर्स में तक देना है। तो लास्ट में जो भी हुआ है, चाहे कन्वर्शन हुआ है, चाहे डिलीवरी हुई है, उसके बाद से आपको ये मेंटेनेंस डोज कंटिन्यू करना है। क्लियर है? ओके। अभी आप लोग ये हर मेंटेनेंस डोज दे रहे थे, लेकिन बीच में महिला को फिर से कन्वर्शंस आ गया, ठीक है। फिर से कन्वर्शंस आ गया तो एक एडिशनल डोज है। ये डोज कैसे देना है आपको, ये आपको 10 ml का आपको सिरिंज लेना है। इसके लिए आपको 2 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट चाहिए। 2 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट यानी 2 एम्पूल चाहिए, तो वो 4 ml हुआ। वो 4 ml आप लोग 10 ml के सिरिंज में लोड कीजिए, तो कितना बच गया, 6 ml बच गया, है ना। 6 ml आपको डिस्टिल वाटर नहीं तो नॉर्मल सलाइन से फिल करके आपको स्लो IV 5 से 10 मिनट में देना है, लेकिन डॉक्टर के सुपरविजन में। ये जो डोसेज है एडिशनल डोज, ये 1 टाइम डोसेज है। अगर महिला को फिर से दोबारा कन्वर्शन आए तो आप इसको रिपीट नहीं कर सकते, आपको कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से ट्रीट करना रहेगा। अभी ये जो हम लोग बार बार ये जो मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं, इतना बार हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं ना, ये मैग्नीशियम सल्फेट कहीं महिला के बॉडी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई टॉक्सिसिटी साइन तो नहीं हो रहा है। इसके लिए हमको कुछ टॉक्सिसिटी साइंस देखना है। तो हर बार मैग्नीशियम सल्फेट देने से पहले ये 3 टॉक्सिसिटी साइन है जो आपको देखना है। क्या क्या है? यूरिन आउटपुट, नी रिफ्लेक्स और रेस्पिरेटरी रेट। ये जो यूरिन आउटपुट है ये कितना होना, अगर 25 से 30 ml पर आवर कम है तो यानी टॉक्सिसिटी साइन है, प्रेजेंट है। अगर नी रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो टॉक्सिसिटी साइन है। अगर रेस्पिरेटरी रेट 16 से कम है तो यानी टॉक्सिसिटी साइन है। इनमें से अगर कोई भी ऐसा कंडीशन है तो अभी ये नी रिफ्लेक्स क्या होता है आप लोग पूछेंगे, तो मैं आपको एक वीडियो दिखा देती हूँ नी रिफ्लेक्स का। Like hopefully rubber reflex hammer or your ruler if you have it. Locate your patellar tendon with other fingers, and then after you locate it, put your hammer, rest it against it, and then tap. Like it should be forward or back. Where there's a slight motion forward, slight motion backward, etc. After you've done that, you would test on the side of ओके, ये जो है नी रिफ्लेक्स जो दिखाया है आपको घुटने पे मान लीजिए घुटना है तो घुटने पे यहाँ पे थाई पे सपोर्ट दे करके घुटने यहाँ पे पैटेला जिसको बोलते हैं, ठीक है। घुटने पे जिस तरह से दिखाया था वहां पे पैटेला पे आपको क्या करना है, एक नी हैमर से इस तरह से मारना है। अगर आपका महिला का जो घुटना है उसमें अगर कुछ मूवमेंट दिखाई दिया है आगे चाहे पीछे, तो यानी कि नी रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। अगर नी रिफ्लेक्स प्रेजेंट है तो टॉक्सिसिटी साइन नहीं है, और अगर नी रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो यानी कि टॉक्सिसिटी साइन, नी रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो टॉक्सिसिटी साइन प्रेजेंट है, नी रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो टॉक्सिसिटी साइन है, ठीक है। तो इसमें से कोई सा भी कंडीशन है तो आपको मैग्नीशियम सल्फेट का अगला डोसेज नहीं देना है, ठीक है। आपको रोक लेना है। और यूरिन आउटपुट अगर कम है तो आपको IV शुरू करना है, ब्लैडर कैथेटराइज करना है, इनपुट आउटपुट स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है और देखना है कि कहीं कोई एडिमा तो नहीं हुआ है। अगर नी रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो आप अगला डोसेज मत दो मैग्नीशियम सल्फेट का जब तक कि नी रिफ्लेक्स नहीं मिल जाता। और अगर रेस्पिरेटरी रेट 16 से कम है तो ऐसे कंडीशन में आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट का 1 एम्पूल 10 ml का होता है, ये आपको एकदम स्लो IV देना है, लेकिन सिर्फ रेस्पिरेटरी रेट अगर 16 से कम है तो देना है, नहीं तो नहीं देना है। और मैग्नीशियम सल्फेट का नेक्स्ट डोसेज नहीं देना है। अभी अगर महिला को कन्वर्शंस आए हैं, महिला को अगर कन्वर्शंस आ रहे हैं या कन्वर्शंस आके चला गया है तो आप क्या करेंगे। अगर महिला को कन्वर्शंस आ रहे हैं तो महिला को
साइड रेल्स महिला का खड़ा साइड रेल्स लगा देना है, महिला को लेफ्ट लैटरल पोजीशन देना है, महिला को माउथ गार्ड लगाना है मुंह में ताकि टंग बाइट ना हो, और अगर सक्शन करने की जरूरत नहीं है तो नहीं करना है, अगर सिक्रेशन है तो ही सक्शन करना है। और जब कंपल्शन आके चले गए हैं तो आप सक्शन कीजिए, अगर रिक्वायर्ड है तो ऑक्सीजन कनेक्ट कीजिए, आईवी फ्लूइड शुरू कीजिए, मदर को ब्लैडर कैथेटराइज कीजिए, वाइटल्स अच्छे से मॉनिटर कीजिए, इनपुट आउटपुट मेंटेन कीजिए। दीदी का आप लोग पूछ लीजिए, डाउट नहीं है तो फिर हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरी कलीग नील लेगी। नील काशनी, ओवर टू यू। थैंक यू सना। सना स्टॉप कर सकते हो आप अपना स्क्रीन। गुड आफ्टरनून सभी को। तो अब हम लोगों ने हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर का तो देखा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे के टॉपिक में बढ़ने से पहले एक सवाल आप लोगों के समक्ष है, वो ये है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, लिखा हुआ है, जो वही मैं हिंदी में बता रही कि एक महिला है जिसका नाम है XYZ और वो आपके हॉस्पिटल में बेबी डिलीवर हुआ है उनका सुबह के 8 बजे। डिलीवरी के बाद आपने महिला को शिफ्ट किया है वार्ड में। जब आप जाते हैं चेक करने के लिए तो आप देखते हैं कि महिला को हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप क्या करिएगा? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। हाँ, इमीडिएट एक महिला है जिसका नाम है XYZ, उन्होंने डिलीवर किया है एक बेबी आपके अस्पताल में सुबह के 8 बजे, ठीक है। अब आप महिला को शिफ्ट किया है वार्ड में शिफ्ट करने के बाद जब आप उन्हें चेक करने गए हैं महिला को, तो आप देखते हैं कि उनको हेवी ब्लीडिंग हो रहा है। अब आप क्या करिएगा? मैम हम उसकी पल्स बेटी चेक करेंगे। अच्छा जी, इमीडिएट पेशेंट को लेबर रूम में शिफ्ट करना हो मैडम। रहा है तो उनको कुछ हुआ होगा या कुछ इस तरह का। इमीडिएट पेशेंट लेबर रूम में लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सुभाष जी। इमीडिएट पेशेंट ले रहे हैं हम लेबर रूम में। और कोई कुछ बताना चाहेंगे? उनको क्या हो सकता है ना? आईवी लगन, मैम उनको पीपीएच हो इंजेक्शन सकता प्रोस्टोडेंट पीपीएच हो सकता है। है, देखेंगे उनका ब्लीडिंग कितना डिस्चार्ज हुआ है। ओके, थैंक यू। इमीडिएट इंजेक्शन प्रोस्टोडेंट देना है मैडम। इंजेक्शन पॉज भी यूज होता है मैम। इंजेक्शन पॉज, थैंक यू मैम। इंजेक्शन पॉज मैम। ओके, थैंक यू सो मच। आप सबने बहुत अच्छा जवाब दिया, चलो बहुत अच्छी बात है। तो हमने तो पहले पहचान लिया कि महिला को पीपीएच हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं जिस टॉपिक का, वो है पीपीएच। तो ये पीपीएच क्या होता है? हमारा डायग्नोसिस हुआ, वहां पे डायग्नोस किया हमने पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है, हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे? तो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम आप देख सकते हो कि अगर महिला का 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस होता है तो हम कह सकते हैं ये कब हो सकता है? अप टू 6 वीक आफ्टर डिलीवरी के बाद 6 हफ्ते तक हो सकता है ये, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे हाइपोवोलेमिया में रह सकती है महिला। और आप एक चीज और देखोगे, जब आप पैड लगाए हुए रहते हैं ना महिला को, तो वो जो पैड है वो सोक कर लेता है मतलब आप देखोगे पूरा ब्लड लग गया है, विद इन 5 मिनट्स पूरा पैड जो है वो गीला हो जाता है। तो हम लोग क्विकली, मतलब यूं हम लोग बोल सकते हैं हाँ महिला को पीपीएच हुआ है, ठीक है। हमने पता तो किया उस महिला को पीपीएच है, जो हमारी XYZ नाम की महिला थी उनको पीपीएच है, ठीक है। तो हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे शॉक के बारे में कि ये शॉक होता क्या, हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो शॉक आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे कुछ सिम्टम है शॉक के, कुछ 5 सिम्टम्स है, जिसमें टैकीकार्डिया, इसमें हार्ट बीट आपका बहुत तेज बढ़ा हुआ रहेगा, टेकिपनिया, रेस्पिरेटरी जो श्वसन दर है वो बढ़ी हुई रहेगी, हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, शरीर ठंडा हो सकता है ना, और वो सेमी कॉन्शियस में रहेगा। मतलब सेमी कॉन्शियस सबको पता है ना, आधा अधूरा होश में जिसको हम बोल सकते हैं,
ठीक है। हमने डेफिनेशन देखा, शॉक का देखा कि शॉक में मतलब शॉक के क्या क्या कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि शॉक है। तो इतना देखने के बाद अब हम आते हैं इनिशियल मैनेजमेंट पीपीएच का, क्योंकि हमने तो कंफर्म किया महिला को पीपीएच है ना। तो पीपीएच मैनेजमेंट जो इनिशियल हमको करना है, सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मदद के लिए आवाज देनी है, क्योंकि आप अकेले तो क्या क्या करोगे, आप अकेले उधर महिला के साइड में आप क्लीन करोगे, उधर मैनेज करोगे कि देखोगे क्या हुआ है, या फिर आप आईवी लाइन लगाओगे या ऑक्सीजन लगाओगे उसको। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मदद के लिए पुकारते हैं। मदद के लिए जो आपके जो भी को वर्कर है, वो आपके जो साथ में काम करते हैं, वो आए मदद करने। फिर आपको क्या करना है, वाइटल साइंस लेने, उसके पल्स लेना है, बीपी लेना है, टेम्परेचर लेना है, रेस्पिरेशन श्वसन दर लेना है, ठीक है। उसके बाद और क्या करोगे, आप दोनों हाथों में आपको क्या करना है, कैन्यूला लगाना है, इंट्राकैथ आपको लगाना है, ठीक है, जो कि 16 या 18 गॉज का होना चाहिए। जब आप कैथेटर लगा रहे हैं, सॉरी इंट्राकैथ लगा रहे हैं, उस समय आपको क्या करना है, ब्लड विथड्रॉ कर लेना है और उसको हम क्रॉस मैचिंग के लिए भेज देंगे, क्योंकि ब्लीडिंग ऑलरेडी इतना हो चुका है, शायद हमको ब्लड चढ़ाने का भी नौबत आ सकता है, शायद, है ना। तो उस एट द टाइम उस समय हड़बड़ाने से बचने के लिए हम अभी क्या कर रहे हैं, क्रॉस मैचिंग के लिए भी भेज दिए, ब्लड ग्रुपिंग के लिए भी भेज दे रहे हैं। अब हम महिला को कैथेटराइज करेंगे, ब्लैडर को एम्प्टी करना है हमको अभी। उसके बाद हमने जो इंट्राकैथ लगाया था, वहां पे हम NS या RL आपको लगा देने हैं वहां पे, ठीक है। और ये लगाने के बाद आप ऑक्सीटोसिन दीजिएगा। एक पहले तो हम ऑक्सीटोसिन देते हैं कब, डिलीवरी के तुरंत बाद ना, आप चेक करते पाल्पेट करते हो, जो कि लास्ट के सेशन में भी हुआ था, लास्ट की क्लिनिक में हुआ था कि सेकंड बेबी है या नहीं है, रूल आउट करते हैं। सेकंड बेबी नहीं होता तो आप 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन देते हैं, ठीक है। अगर उस समय आपने नहीं दिया है तो आप यहाँ पे जब उनको पीपीएच हो रहा है तो यहाँ तुरंत आप IM दे दीजिएगा 10 इंटरनेशनल यूनिट, और उसके बाद आईवी में आईवी जो आपने कनेक्ट किया है RL, उसमें आपको देना है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, 20 इंटरनेशनल यूनिट, 20 IU, ठीक है ना, जो कि रहेगा 40 से 60, 40 to 60 ड्रॉप्स पर मिनट, ठीक है। अभी जो बताया हम कि पहले नहीं दिया था बेबी डिलीवर के बाद, तब आपने IM देना है। लेकिन अगर पहले आप दे चुके हो, बेबी डिलीवर हुआ, बाद में आपने रूल आउट करा कि सेकंड बेबी है या नहीं, और आपने ऑक्सीटोसिन दिया है 10 यूनिट, तो अभी यहाँ पे आप नहीं दोगे, अभी सीधा आपको IV ड्रिप में देना होगा, ठीक है। देने के बाद उसके बाद अब आप ऑक्सीजन उनको लगाओगे, जो कि 6 से 8 लीटर पर मिनट जाएगा। मास्क लगाना है ऑक्सीजन का उनको। वाइटल साइन आपको देखते रहना है और मॉनिटर करना है महिला को जितना फ्लूइड जा रहा है और यूरिन आउटपुट कितना है। हमने कैथेटर भी ऑलरेडी लगाया, तो आपको देखना है आप जितना दे रहे हो और निकल कितना रहा है। दे रहे हो माने आपने जो IV फ्लूइड दिया वो जा रहा है, और आउटपुट आपको देखना है थ्रू यूरोबैग में, आप देखोगे कितना निकल रहा है, ठीक है। ये हमने इनिशियल मैनेज कर लिया, महिला थोड़ा स्टेबल हो गई, हम शॉक में जाने नहीं दिए महिला को, ठीक है, स्टेबल हुई। अब हम देखेंगे कि ये इतना कुछ क्यों, पीपीएच इनको हुआ कैसे, है ना। हमने डिलीवरी कराया, सारा कुछ अच्छे से सिस्टमेटिकली गया, अचानक इनको पीपीएच हुआ, क्या कारण हो सकता है पीपीएच का। तो पीपीएच का कारण जो होता है वो 2 भागों में बांटा गया है। एक पहला भाग जो होता है वो प्राइमरी या इमीडिएट पीपीएच कहलाता है, और दूसरा होता है सेकेंडरी या डिलेड। नाम से समझ में आ रहा है ना, डिलेड मतलब कि लेट से डिले हो रहा है, यानी 24 जो आपके पोस्टमार्टम है 24 घंटा के बाद से लेके आपका जाता है 42 डेज तक, या वो 6 हफ्ते तक जाएगा, वो आपका आ जाएगा डिलेड पीपीएच, ठीक है ना। जो कि होगा आपका यूट्रस में इन्फेक्शन हो सकता है या रिटेन प्लासेंटा का फ्रेगमेंट से, उस वजह से। आते हैं अब हमारे पहले वाले पे, पहला भाग पे, जो कि था प्राइमरी और इमीडिएट पीपीएच, है ना। क्योंकि यहाँ पे तो हमें 24 आवर्स हुआ नहीं था, हमने तो शिफ्ट किया था ना। तो इसमें क्या होता है, ये तुरंत होता है आपका डिलीवरी के बाद से लेके 24 आवर तक में हो गया जो पीपीएच, उसको हम इमीडिएट या प्राइमरी पीपीएच कहते हैं, ठीक है। अब ये जो इमीडिएट या प्राइमरी है ये क्यों होता है, तो इसके 4 कारण होते हैं, और चारों कारण का जो शुरुआती अक्षर है वो T है, टोमेटो वाला T, ठीक है ना। समझ में आ रहा है तो सब सिर ऐसे कर सकते हैं अपना, ठीक है। मेरे को सारे लोग दिख रहे हैं, और समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार पूछ भी सकते हैं। तो ये जो 4 T है, अब हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहला T जो है वो टोन कहलाता है, TONE, टोन, ठीक है। आप यूट्रस में हाथ, पेट में आप पेट के ऊपर ऐसे हाथ रखते हो तो देखोगे कि जो महिला का जो यूट्रस है वो कड़ा है या नहीं है, वो आपका क्रिकेट बॉल के जैसा कड़ा होता है, ठीक है ना।
तो आपको वो देखना है वो कड़ा है या नहीं है तो टोन जो है उसका कम है, यानी एटोनिक पीपीएच उसको हम कह सकते हैं। और ये ज्यादातर केसेस में मिलता है 80 से 90% ये हमें मिलता है देखने को। दूसरा कारण क्या हो सकता है, किसी तरह का टीयर हो या ट्रॉमा हो सकता है जिस वजह से ब्लीडिंग हो रही है। तीसरा कारण हो सकता है टिश्यू, यानी प्लासेंटा का कोई भाग अगर उसमें छूट गया हो, या हम कह सकते हैं कि प्लासेंटा कंप्लीट बाहर नहीं आया हो, वो हो सकता है। और चौथा होता है, आप देखे होंगे हमने क्रॉस मैचिंग के लिए भेजा था ब्लड, है ना, तो उसमें हम ये भी बोलते हैं ना कि क्लॉटिंग टाइमिंग देखना कि कितना देर में जम रहा है ना, तो बीटीसीटी हम लोग करवा रहे हैं, तो एक ये कारण हो सकता है कि शायद इसका क्लॉटिंग टाइमिंग ही बहुत टाइम लेता होगा क्लॉट करने के लिए, इस वजह से अभी ब्लीडिंग हो रहा है। ये सारी रीजन है पीपीएच होने के, ठीक है, इमीडिएट पीपीएच के। अब हम आते हैं पीपीएच अगर इस तरह का हो गया है, इनिशियल मैनेजमेंट हमने कर लिया, अब मेन मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। तो पहला था हमारा टोन, जो हमारा इमीडिएट पीपीएच में था, प्राइमरी पीपीएच में था, है ना। तो एटोनिक पीपीएच है तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमको यूट्रस को अच्छे से उसका मसाज करना है। अगर यूट्रस आपको रिलैक्स दिख रहा है अभी भी कुछ, मतलब कड़ा इस तरह से, ये देखो ये रिलैक्स है, ठीक है, अब कड़ा हो रहा है तो देखो पेट में ये एब्डोमेन दिख रहा है ना, कड़ा हो गया एकदम इस तरह से, रिलैक्स है तो लूज रहता है, ठीक है, ये देखो ये उठ रहा है ना, तो हमको देखना है कि वो रिलैक्स है, या फिर अगर अभी भी रिलैक्स दिख रहा है तो हम यूट्रोटोनिक्स देंगे, ठीक है ना। हम उनको दे सकते हैं, जैसे कि आपका होता है प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते हैं, मीजोप्रोस्टोल या कार्बोप्रोस्टोल दे सकते हैं, आप लोग देते भी होंगे इनफैक्ट, ठीक है, और मिथाइल एर्गोमेट्रिन दे सकते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड मिथाइल एर्गोमेट्रिन भी हम उनको दे सकते हैं। इतना देने के बाद फिर हम देखते हैं दोबारा कि यूट्रस अभी भी रिलैक्स आपको दिख रहा है तो आप एक बार चेक कर लो प्लासेंटा कंप्लीट आया है कि नहीं आया है, ठीक है ना। अगर प्लासेंटा कंप्लीट आया है, बाहर है, पूरा कंप्लीट निकल गया, कोई भी एक लोब्स उसके अंदर नहीं पड़े हैं, तो भी यूट्रस आपका जो है वो रिलैक्स है और मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 मैकेनिज्म है। एक होता है बाइमैनुअल यूटेराइन कॉम्प्रेशन, दूसरा होता है एओर्टिक कॉम्प्रेशन, और तीसरा होता है आपका क्वांटम टेम्पोनेट, जो हम लोग आगे देखेंगे किस तरह से तीनों को किया जाता है। और क्वांटम टेम्पोनेट हम लोग अभी ड्रिल करके देखेंगे कि किस तरह से किया जाता है आगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको अरेंज करना है ट्रांसपोर्टेशन का। अगर आपके फैसिलिटी में सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, अगर नहीं है तो हम रेफर करते हैं ना, तो हम रेफर हायर सेंटर में कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके यहाँ एम्बुलेंस वगैरह सारा कुछ इंतजाम होना चाहिए पहले से, ठीक है। और साथ ही साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का भी आपको इंतजाम करना है, क्योंकि हमने पहले भी क्रॉस मैचिंग उनका ले लिया है, क्योंकि आगे जरूरत अगर पड़ सकती है तब के लिए। अगर ब्लीडिंग आपका कंट्रोल हो गया है दवाई से, हमने जो दवा दिया ऊपर हमने पढ़ा ना यूट्रोटॉनिक्स हम उनको देंगे, है ना, तो दवा दिया, उनका ब्लीडिंग कम हो गया है, ठीक है ना, कंट्रोल हो गया है, तो हम क्या करेंगे उस समय, यूटेराइन मसाज जो हम स्टार्टिंग में कर रहे थे वो हम रिपीट करेंगे हर 15-15 मिनट में, और ये हमको 2 घंटे तक करना है। और उस महिला का हमें क्लोजली, मतलब अच्छे से हमको वाइटल्स जांच करना है, ऑक्सीजन कंटिन्यू रखना है, और ये भी ध्यान देना ये 100 इंटरनेशनल आयु से ऊपर ना जाए, 24 घंटे तक हमने ये काम ये करना है, ठीक है। जो दवाइयों के बारे में हमने जिक्र किया था अभी ना, ऑक्सीटोसिन, एरिग्रोमेट्रिन जो था, फिर 15 मिथाइल प्रोस्टाग्लैंडिन, फिर मिजोप्रोस्टोल और ट्रानिक्सामिक एसिड, ये सारा यहाँ यही दिया हुआ है, हम लोग कैसे देते हैं, आईवी है, आईएम है कौन सा, ठीक है ना, ये आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा, ये आप देख सकते हैं। एक चीज खासा ध्यान दीजिएगा, जब हम एर्गोमेट्रिन ड्रग्स देते हैं ना, तो उसमें हाई बीपी है, या फिर वो महिला एक्लेम्टिक है, ठीक है, या फिर उसको किसी भी तरह का हार्ट डिजीज है, ये देख लेना है देने से पहले। और ये सेम चीज लागू होता है जिसको अगर अस्थमा, ये देखना है हमको, अगर हम उसको प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग दे रहे हैं, F2 अल्फा दे रहे हैं, तो उसमें हमको ध्यान देना है कि वो महिला को अस्थमा है या नहीं है। तो हम आप लोग देते भी होंगे और आप लोग करते भी है मेरे ख्याल से, जब भी आप दवा देते हैं तो पूछते हैं कि अच्छा आपका बीपी हाई तो नहीं है, या फिर आप ये भी बोलते हो अच्छा आपको अस्थमा तो नहीं है, इस तरह का बात करते भी होंगे आप लोग, है ना। अब हम आते हैं सेकंड पे, हमने टोन तो देख लिया, उसके बाद अब आते हैं हम लोग टीयर पे। अगर किसी भी तरह का टीयर है, कटा फटा है, ट्रॉमा है, तो हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हमको पेरिनियम देखना है, उनका सर्विक्स, वेजाइना हमको देखना है कि किसी भी तरह का टीयर है या लैक्रेशन कहीं से हो रहा है, ठीक है।
और अगर वो फर्स्ट डिग्री ऑफ टियर है, पेरेनियल टियर है, तो हम क्या करेंगे, उसको प्रेशर अप्लाई करेंगे थ्रू पैड। डिलीवरी ट्रे में हम लोग रखते भी है ना, एक पैड रखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमको क्या करना है, यहाँ पे रोकने के लिए हमको उस पैड का सहारा लेना है, सपोर्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा यहाँ कटा हुआ है, ठीक है, सब किसी का भी कट जाता है कहीं, हम लोग पहला काम क्या करते हैं, दबाते हैं ना उसको अपनी हाथों से, है ना, दूसरे हाथ से दबाते हैं। क्यों दबाते हैं? ताकि ब्लीडिंग ना हो। सेम चीज हमको यहाँ पे करना है, हमको प्रेशर अप्लाई करना। हम यहाँ प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, दबा रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। सेम चीज वही हमको पेरेनियल पैड से करना है, सो दैट कि वो ब्लीडिंग जो है वो वहां पे नहीं हो, ठीक है। अब अगर ये तो था फर्स्ट डिग्री का अगर हो तब, अगर वो सेकेंड या थर्ड डिग्री हो गया पेरिनियल टियर, तब हम क्या करेंगे, तो कवर करेंगे टियर को विद स्टेराइल पैड। उसके बाद आपको आईवी लाइन स्टैब्लिश करना है उसको, ठीक है। और उसको आप लोग स्टिच करते हो, सिलाई करते हैं ना, जहां भी कटा हुआ, जहां कहीं भी सर्विक्स में या वेजाइना में आपको दिखता है, तो आप क्या करते हैं, स्टिच करते हैं ना, तो हमको वो करना है, महिला को वार्म रखना है, ठीक है। अब आते हैं, अगर रिटेन प्लासेंटा के पीपीएच हो रहा है रिटेन प्लासेंटा के कारण, तो हमको क्या करना है। तो अगर प्लासेंटा आउट नहीं हुआ, सीसीटी जब हम कर रहे थे तब, सीसीटी क्या है, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, जो लास्ट इको क्लिनिक में आपका हो चुका था, बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था। तो 30 मिनट के अंदर आपने प्लासेंटा अगर डिलीवर नहीं किया, तो हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीटोसिन हम दे रहे हैं। अगर उस समय नहीं दिया गया है तो 10 इंटरनेशनल यूनिट जो हम पहले जिक्र कर चुके हैं, और 20 इंटरनेशनल यूनिट हमको क्या करना, आईवी लाइन में लगाना है। ये भी हमने पहले बात कर ली थी, ठीक है, जो कि 40 से 60 ड्रॉप था ना पर मिनट, हमने इनिशियल मैनेजमेंट में पढ़ा था। उसके बाद हमने ब्लड अरेंज करवाया, ठीक है। और अगर हमारे फैसिलिटी में सुविधा नहीं है हायर उसको और अच्छे से केयर देने का, छोटा फैसिलिटी हमको रेफर करना है, तो हम वहां पे रेफर कर सकते हैं उनको। लेकिन रेफर करने से पहले हमको क्या करना है, उनको फर्स्ट डोज दे देना है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का, रेफर करने से पहले, ठीक है। एक खास चीज ध्यान देने का है कि जब आप देख सकते हो आपके स्क्रीन में यहाँ पे लिखा हुआ भी, डू नॉट अटेम्प्ट मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा एट सेंटर्स वेयर ऑपरेटिव फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल। ये ध्यान देना है, अपने से ना मैनुअली हमको प्लासेंटा रिमूव करने का ना कभी ये मतलब सोचना नहीं कि नहीं हम कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपके यहाँ ऑपरेटिव फैसिलिटी जहाँ पे सर्जरी वगैरह वो सारा कुछ सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो इस बारे में नहीं सोचना है हमें, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कॉम्प्रेशन, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, हम बता रहे थे कॉम्प्रेशंस के बारे में, ठीक है। 3 कॉम्प्रेशन था, बाई मैनुअल कॉम्प्रेशन था पहला, दूसरा था एओर्टिक कॉम्प्रेशन, और तीसरा था हमारा क्वांटम टेम्पोनेट। इन तीनों को हम कहते हैं मैकेनिकल कॉम्प्रेशन। तो हम देखेंगे 1 बाय 1, ठीक है। और लास्ट का जो क्वांटम टेम्पोनेट है, उसमें हम लोग ड्रिल देखेंगे कि किस तरह से किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू आप देखिएगा। तो पहला जो है हमारा बाई मैनुअल यूटेराइन कॉम्प्रेशन। इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमको महिला का ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर को हमको एम्प्टी करना है, ठीक है। और एम्प्टी हम कैसे कर रहे हैं, तो हम पॉलिस कैथेटर जो होता है हमारे पास, हम उसको लगा के खाली किए। उसके बाद में आपने दोनों हाथों में जो ग्लव्स पहना है, एक हाथ को क्या करोगे, आप वेजाइना के अंदर डालोगे, और दूसरे हाथ से क्या करोगे, आप ऊपर में, है ना, जो आपका जो आप जो देखोगे ऊपर साइड में जो एंटीरियर वॉल होता है यूट्रस का, उस साइड आपको लगाना है, ठीक है। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे आपके स्क्रीन में दिख रहा है ना, इस तरह से मुट्ठी बांधनी है। एक चीज और, मुट्ठी जब लगाओगे ना, तो ऐसे अच्छे से इस तरह से लगाना, अंगूठा को बाहर नहीं रखना, नहीं तो ये आपके इससे लग सकता है, ठीक है। तो करना है और उसको अच्छे से प्रेस करके रखना है, ठीक है। हमको ये तब तक प्रेस करना है जब तक कि उसका ब्लीडिंग जो है कंट्रोल ना हो जाता। अगर हाँ आपको चेक करना है कि ब्लीडिंग कैसे कंट्रोल करना है, तो आप जस्ट उसको थोड़ा लूज करके देख लो, उसको वहां से हाथ हटा के देख लीजिएगा यहाँ से, तो आपको अगर हल्का सा भी ब्लीडिंग दिखेगा, दैट मीन्स कि अभी नहीं हुआ है, इट विल टेक सम मोर टाइम, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे कॉम्प्रेशन में। दूसरा कॉम्प्रेशन है हमारा एओर्टिक कॉम्प्रेशन, जिसको हम लोग कॉम्प्रेशन ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा भी कह सकते हैं, ठीक है। जो आर्टरी आप ये देख सकते हो, ये जो लाइन गई है ना, देखो आपने अपनी स्क्रीन में आप देखिएगा ये फोटो, ठीक है। ये जो आर्टरी जा रही है, ये आप कर्सर देख सकते हैं, सीधा आर्टरी गई, यहाँ से 2 भागों में बट गई, एक यहाँ जाता है, दूसरा यहाँ आता है, दिख रहा है? यस मैम। गुड। तो अब ये जो 2 भागों में बटा यहाँ आता है ना, इसको हम लोग फिमोरल आर्टरी भी कहते हैं। आप यहाँ पे अपनी क्या बोलेंगे उसको, जांघ के ऊपरी हिस्से में छू के देखिएगा तो वो धक धक जैसा फील होता है ना।
फीमोरल आर्टरी हुआ ये हमारा, है ना। तो अब यहाँ पे आपको वो फील करना है। फिर क्या करोगे, दूसरे हाथ से ऊपर यहाँ पे पेट के बीच में क्या कर रहे हैं हम, उसको दबा रहे हैं। ये देखो मुट्ठी बंद करके इसको प्रेस किया है, ठीक है। ये तब तक जब आप प्रेस करोगे जोर से ना, तो ये जो ये होता है वो रुक जाएगा, धक जो आपको वो धक धक करता है ना, वो रुक जाता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे इस तरह से करना है, ये आपको दिख रहा है ये किस तरह से प्रेस किया इन्होंने, ठीक है ना। ये दबा के रखना है और आपको देखना है यहाँ पे कि वो छोड़ना है आपको। फिर आपको देखना है वो ब्लीडिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखने के लिए आप हाथ एक बार हटा के देखोगे, आपको पता चल जाएगा ब्लीडिंग हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो देन कंटिन्यू द प्रोसेस, अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप उसको फिर ऑब्जर्व करो महिला को, ठीक है। देखो अभी ठीक है या नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग तीसरे पे, जो कि था हमारा कॉन्डम टेम्पोनेट, ठीक है। क्वांटम टेम्पोनेट के लिए भी अगेन हमको यहाँ पे क्या करना है, महिला का ब्लैडर खाली करना। ऑब्वियसली हम यहाँ खाली कैसे कर रहे हैं, कैथेटर से हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके लिए कुछ चीजें चाहिए होंगी, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करना बंद कर रही हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ सीधा डेमो करके, ठीक है। एंड में जो आएगा आप देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना बलून जैसा फूल गया, ठीक ऐसे ही वो फूल जाता है, यूट्रस का आकार ले लेता है वो, ठीक है। आकाश, आकाश, हेलो, आप हैं? क्या हुआ? मैं ना हाँ मेरे को ना डेमो करना है, तो स्टॉप कर दूं ना स्क्रीन अपने? हाँ, ओके। तो अभी आप लोग देखिएगा कि हम लोग कॉन्डम टेम्पोनेट कैसे करते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ सामान चाहिए होते हैं, इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, जिसमें कि हो जाएगा। अरे भाई कोविड का टेस्ट करना, उसका जल्दी कर लो भाई, मेरे कोविड का टेस्ट करना ले लो भैया, जल्दी पेशेंट लेबर पे। अरे आप लोग मेरे स्क्रीन को ना, मेरा जहाँ पे फेस दिख रहा है ना उसको क्लिक करो ना, तो वो बड़ा वाला स्क्रीन हो जाएगा। तो आप लोगों को बड़ा सा स्क्रीन अपने फोन पे दिखेगा कि जब हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो वो आपको दिखेगा। हुआ क्या सबका? मैम आई है, देख लो एक बार। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं। आकाश आप हेल्प कर सकते हैं, कैसे होगा? आप जब बात करेंगे डबल क्लिक करो ना, होता है। डबल क्लिक करिएगा, डबल क्लिक किया तो होता है। दिख रहा है? अब हुआ ना? हाँ मेरा फेस आया ना, सिर्फ मेरा दिख रहा है और किसी का नहीं ना? हाँ दिख रहा है मैम। ठीक है। अब आप लोग अगर बीच में बोलिएगा तो आप लोग का फेस आ जाएगा, फिर मेरा नहीं आएगा। तो हम जो दिखाएंगे उसके जगह आप लोग दिखोगे, इसीलिए अभी कोई नहीं बोलिएगा, ठीक है? ओके मैम। ओके। म्यूट कर रहे हैं पर नहीं हो रहा है मेरा ग्लव्स। तो अभी हमें कॉन्डम टेम्पोनेट बनाने के लिए कुछ सामान चाहिए होता है और प्रोसीजर के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होता है, तो उसका नाम हम अभी आपको बताते हैं। और हाँ, ये दिख रहा है ना सबको? हाँ हाँ मैडम दिख रहा है। सब दिख रहा है मैडम। आकाश आप सबको म्यूट कर सकते हैं क्या? मैंने किया पर मेरे से नहीं हो रहा है, अनम्यूट ही रह जा रहे कुछ लोग। You are okay. ठीक है। तो अभी आपने जो ट्रे देखा उसमें हमने रखा था सिम्स स्पेक्यूलम, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, दिख रहा है ना? स्पंज होल्डिंग फोर्सेप चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए PPIUCD फोर्सेप, जिसको हम लोग लॉन्ग फोर्सेप भी कहते हैं, लॉन्ग प्लासेंटल फोर्सेप, ठीक है।
फिर हमें चाहिए आईवी सेट, ये रहा, एक NS का बोतल जिसको कि मैंने कनेक्ट करके रखा है अभी, एक कैटगैट, ये कैटगैट है कॉन्डम को कैथेटर में बांधने के लिए, और ये एक सिरिंज रखा है हमने जब हम उसको रिमूव करेंगे, है ना, तब के लिए। ठीक है, अब आता है कॉन्डम और कैथेटर की बारी। ये है कॉन्डम और ये हमारा कैथेटर जिसमें हमने लगा रखा है। तो जब आप डालिएगा कैथेटर के अंदर कॉन्डम को, है ना, तो ये पूरा अंदर नहीं डालना है। ये देखो आप इस तरह का, आपको ये आधा डाला है और इतना छोड़ दिया, इतना पोर्शन, ताकि वो अंदर जाके आराम से, फिर हमको, क्योंकि इसमें हम अभी जो हमारा 500 ml का NS है वो हम पूरा डालेंगे ना, तो वो जगह चाहिए उसको, है ना। ठीक है, तो अब और एक कॉटन, एक बॉल में, एक कटोरे में हमें कॉटन चाहिए, कॉटन स्वैब, जिसमें कि हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या बीटाडीन हम उसमें डाल के रखेंगे क्लीन करने के लिए पेरेनियम। ठीक है, तो क्लीनिंग का हमने लास्ट इको सेशन में, इको क्लिनिक के सेशन में लास्ट वाला जो हुआ था उसमें हमने देखा था, तो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। अभी हम सीधा देखते हैं कि कॉन्डम कंपोनेंट हमें किस तरह से डालना चाहिए। हो जाएगा सर, दिख रहा है ना? नील, इसको थोड़ा सा ऐसे टर्न कर लीजिए, क्योंकि ना वो पूरा लेफ्ट साइड दिखाई दे। अब दिख रहा? आकाश दिख रहा है क्या? हाँ, सना, आकाश, कुणाल सर दिख रहा है, लेकिन ठीक है, मतलब मॉडल का सामने का भाग उतना अच्छा से नहीं, अभी नहीं दिखा है, अभी जस्ट हम बता रहे हैं। ओके ओके, ठीक है। तो ये हमारी मामा यू है। हमने पहले जो एक महिला का नाम रखा था XYZ, याद है ना सबको, जिससे हमने केस की शुरुआत की थी, PPH केस की। ठीक है, तो इसी महिला का नाम है XYZ। तो अभी हम कॉन्डम कैथेटर को इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो इंसर्ट करने से पहले हम सबको पता है कि हमें महिला को भी बताना चाहिए, ऑब्वियसली उनके साथ जो प्रोसीजर कर रहे हैं, हम जो प्रोसेस कर रहे हैं उसके बारे में उनको पता होना चाहिए। तो रिस्पेक्टफुली हम उनको बताएंगे कि हम मैम, आपका अभी हम ब्लीडिंग हो रहा था, रुक नहीं रहा है, तो अभी हम आप में कॉन्डम कैथेटर को डाल रहे हैं, जो कि अंदर जाके गोल सा आपकी जैसे यूट्रस है वैसे ही शेप ले लेगा, और फिर हम इसे ब्लीडिंग रोकने में सहायता करेगा ये, और आपको इतना कष्ट भी नहीं होगा। बस थोड़ा सा कोऑपरेट करिए हमें इसे इंसर्ट करने में। तो आपने देखा ना हमने कितनी पोलाइटली से बात किया, ठीक वैसे ही हमने बात करना है इनसे। तो अभी आपको दिखाना है, ये प्राइवेसी मेंटेन करके करना है। आप देख सकते हो महिला कितनी अच्छे से प्राइवेसी मेंटेन्ड है, इसका कोई हमने भाग ऐसे ही उघाड़ा नहीं है, दिखा नहीं रहे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आपको दिखाना, इस वजह से मैं इसको हटा दे रही हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे कि हम डालते हैं जब कैथेटर तो कैसा होता है। ठीक है, तो अब डालने से पहले हम महिला से बात करते भी रहिएगा। अभी मैं नहीं करूंगी बात क्योंकि आप लोगों को दिखाना है इसलिए। तो हमने सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट हमारा था, हमने सबसे पहले इसे क्लीन किया, पेरिनियम क्लीन किया। क्लीन मैं अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि हमने लास्ट इको सेशन में देख लिया था पूरा क्लीन करके। हमने अभी क्लीन किया जो हमारे पास कॉटन स्वैब थे उससे। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो सिम्स स्पेक्यूलम है हमने उसे उठाया, हमको रास्ता बनाना है। ठीक है, डालने के लिए टर्न आना पीछे। विजिबल है ना? आकाश, मेरे को आना जरूरी नहीं है ना, मेरा हाथ तो दिख रहा है ना, काफी है, दिख रहा है। ठीक है, तो हमने रास्ता बनाना है। रास्ता बनाने के लिए हमने सिम्स स्पेक्यूलम लिया और ये हमने इस तरह से रास्ता बनाया। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप की। तो स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप हमने उठाया, इसको क्या करना है, हमने सर्विक्स का जो अपर लिप है उसको हमको पकड़ना है। ठीक है, ताकि जो हमारा रास्ता है वो अच्छे से हो जाए। ये हमने सर्विक्स की अपर लिप भी पकड़ ली। ठीक है,
अब हम पकड़ेंगे हमारे प्लासेंटल फोर्सेप्स से, लॉन्ग प्लासेंटल फोर्सेप्स से कैथेटर जो कि कॉन्डम के साथ अटैच है। एक खास चीज ध्यान देने का, इसको पकड़ते कैसे है। तो जब आप अगर डाल रहे हैं तो ये इस तरह से नहीं करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा फिर निकल गया या कुछ हुआ, तो हमको ये कंप्लीट हमको क्या करना है, इसके साथ अच्छे से डालना है। अब हम क्या करेंगे, इसको डालेंगे, ठीक है। तो चूंकि हमने रास्ता बना रखा था, अब आपको इसके अंदर डालना है। जब आप इसको डालिएगा तो यहाँ पे एक बैरियर जैसा फील होगा। आप देखो इसके आगे मेरा जा नहीं रहा है, बैरियर जैसा फील होता है। आपको यहाँ से दिखा देते हैं, ठीक है। ये इस तो यहाँ पे बैरियर जैसा फील होता है। इसके लिए क्या करोगे, आप इसको थोड़ा सा पुश करिएगा ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद में पेट को हम थोड़ा सा ऊपर पुश कर रहे हैं और फिर हम लॉन्ग प्लासेंटल फोर्सेप को अंदर डालते हैं और ये आपको यूट्रस फंडस तक पहुंचाना है। आप देखो यहाँ फंडस तक गया, दिखा, ठीक है ना, ये फंडस तक गया। अब आप वहां पे इसको रिलीज करिएगा। रिलीज करके आपको दूसरे साइड से, ठीक है ना, रिलीज करने के बाद आपको दूसरे साइड से क्या करना है, फोर्सेप को निकालना है, ताकि क्या हो कि आपका ये जो कॉन्डम टेम्पोनेट जो आपने बनाया है वो बाहर ना आए, ठीक है। हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम एक मार्क करना है हमें फंडस रीजन पे। वो मार्क हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जब ये फूल जाए बलून, कैथेटर जब ये यूट्रस का शेप ले ले, तो उसके बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आप देखोगे वो लाइन तक वो नहीं रहेगा, वो ऊपर नीचे फुला हुआ लगेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एक मार्क कर देते हैं। ये हमने मार्क कर दिया, यहाँ हमने मार्क कर दिया, ठीक है। अब ये देखो कैथेटर हमारा इस तरह से है। अब हम क्या करेंगे, जहां पर हम लोग यूरो बैग डालते थे, ठीक है ना, तो यूरो बैग जहां डालते थे वहां हम आईवी सेट को कनेक्ट करेंगे। जो हमने पहले से ही कनेक्ट करके रखा हुआ था, ठीक है। अब इसको हम कैथेटर वाले भाग में कनेक्ट करते हैं, सॉरी यूरो बैग जहां हम डालते थे वहां कनेक्ट कर दिए। अब आपको इसमें ये जो रोलर है इसको खोल देना है अपना, और ये इस तरह से जाएगा। आप यहाँ देखो ये पानी भर रहा है इसके अंदर, ठीक है, दिख गया ना पानी, आकाश दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो हमने ये किया। अब एक चीज और, जब हम ये कैथगट से कैथेटर और कॉन्डम को बांध रहे थे ना, तो उसको उतना टाइट नहीं बांधना है कि पानी ना जा सके, और उतना लूज भी नहीं बांधना है कि डालने के बाद पानी सब बाहर आ जाए, ठीक है। तो हमने जो बांधा था बहुत अच्छे से बांधा था। जो हमने नॉर्मल सलाइन डाली वो बाहर भी नहीं आ रही है। तो ये हमने थोड़ा सा ही डाला जस्ट दिखाने के लिए आपको। तो इस तरह का ये फुला हुआ दिखेगा, ठीक है ना। अब ये क्या करना है आपको, ये आपको 12 से 24 घंटे के बाद अब आप क्या करोगे, आके देखोगे कि जो हमने मार्क किया 12 से 24 घंटे तक छोड़ना है। फिर आके हमको देखना है जो हमने मार्क किया था वहां पे वहीं तक ही है बलून ये फुला हुआ, ये कॉन्डम फुला हुआ, या फिर वहां से कम ऊपर हुआ। अगर ऊपर नीचे कम बेसी हो रहा है दैट मीन्स ब्लीडिंग चालू है अभी भी। लेकिन अगर नहीं हुआ है, एज इट इज ही है, इसका मतलब ब्लीडिंग हमारा स्टॉप हो गया है। ये सेम वैसे ही है जैसे हम आपको शुरू में आपको बताए थे ना कि कहीं कट जाता है तो हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं ना। ठीक वैसे ही कॉन्डम हमारा क्या कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है ब्लीडिंग रोकने के लिए, ठीक है। अब हम जो 24 घंटे के बाद देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। निकालने का तरीका ठीक वैसे ही है। जब हम कैथेटर रिमूव करते हैं तो क्या करते हो, यहाँ पे सिरिंज आप डालते हो, है ना, और पानी निकालते हो। तो ठीक वैसे ही हमको करना है, 200 ml जैसा निकालना है। एक बार 200 ml निकालना है, फिर छोड़ देना है, ठीक है। तो यही हम 1-1 घंटा पे करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? आप अपने सिर को ऐसे कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्डम टेम्पोनेट का।
और जो आपको मैंने पिक्चर दिखाया था, आप ये देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक ऐसे ही फुला हुआ वो दिखता है, ठीक है ना, पूरा यूट्रस का शेप ले लेता है वो, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस। ये सना फिर से लेंगी, तो सना ओवर टू यू। सना। या थैंक यू नील। आप स्क्रीन या तो स्टॉप कर दो, नहीं तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैं कंटिन्यू करती हूँ, उसके बाद प्रेजेंटेशन का है ना, मतलब स्लाइड यही रखो या फिर स्टॉप कर दूं बोल रहे हो? टॉपिक देखा था पीएच का और कैच का, उसके हेलो। हाँ ओके, हमने जो अभी ये कंडीशन देखा है, दो इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल का और स्टाफ का क्या क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, आपके हॉस्पिटल में आपको क्या प्रिपरेशन करना है और स्टाफ का भी प्रिपरेशन होना चाहिए, उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक्लैम्पशिया का था। नील नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो एक्लैम्पशिया के लिए क्या करना है कि जैसे ही डिलीवरी होती है, महिला की डिलीवरी हो गई है, तो डिलीवरी होने के बाद में जो चौथा स्टेज शुरू हो जाता है, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर क्या है कि पहला 2 घंटा आपको मदर को और बेबी को ऑब्जर्व करना रहता है, हर 15-15 मिनट में, हर 15-15 मिनट में ऑब्जर्व करना है और जो सेफ चाइल्ड बर्थ चेकलिस्ट है उसको भरना है। तो सेफ चाइल्ड बर्थ चेकलिस्ट हम आपको बाद में दिखाएंगे। इसके बाद जो कुछ सप्लाईज है प्री एक्लैम्पशिया के लिए क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि सारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आपके यहाँ पे होना चाहिए, चाहे टैबलेट लाइपेटोलॉल, इंजेक्शन एपिडिप्रिन टैबलेट, अल्फा मिथाइल डोपा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हो, इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट होना चाहिए, वर्किंग बीपी अपैरेटस होना चाहिए जिसका आप लोग कैलिब्रेशन भी कराते हो। डिपस्टिक्स जो मैंने आपको मेंशन किया था कि यूरिन एल्बुमिन देखने के लिए आपके लेबर रूम में डिपस्टिक्स भी अवेलेबल होना चाहिए और आपको एक बॉक्स बनाना है, पीआईएच का बॉक्स बनाना है, क्योंकि अगर कोई भी इमरजेंसी आ रहा है तो तुरंत पीआईएच का बॉक्स खोलने से आपको उसमें सब कुछ मिल जाए। है और पीपीएच के बॉक्स में भी आपको मिनिमम 20 एम्पूल्स होना चाहिए। नील नेक्स्ट स्लाइड। ओके, पीपीएच के लिए आपको क्या क्या चाहिए? पीपीएच के लिए जितने भी मेडिसिन है, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन टैबलेट, मिसोप्रोस्टोल टैबलेट, कार्बोप्रोस्टोल और मेथार्जिन हो गया, इंजेक्शन मेथार्जिन हो गया, ये सब होना चाहिए। और आपको पीपीएच का भी एक अलग से बॉक्स बनाना है। पीआईएच का बॉक्स में और पीपीएच का बॉक्स में क्या क्या सामान रहना चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट सब चाहिए, इसका हम एक लिस्ट भी हम बाद में स्लाइड में ऐड किया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद में आप ये जो पीपीएच है इसको कैसे आप लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि काफी कुछ करने से ये बाद में इतना ज्यादा हैवी ब्लीडिंग ना हो मदर को, उसके लिए पहले से आप प्रिवेंट कर सकते हैं AMTSL देके। मैंने आपसे सेशन के स्टार्टिंग में पूछा था कि AMTSL के 3 स्टेप होते हैं, तो उसमें जो पहला स्टेप था ऑक्सीटोसिन आप लोग पहले देते ताकि हैवी ब्लीडिंग वगैरह ज्यादा प्रिवेंट कर सकता है। के तुरंत 1 घंटे के अंदर में ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देना है। इसके बाद स्टाफ जो है आपके हॉस्पिटल में उनका रेगुलर ट्रेनिंग होना चाहिए, वो उनको आइडेंटिफाई कर सके, कैसे डायग्नोज कर सके, अगर ऐसा कुछ भी कंडीशन हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट वगैरह पे उनका कंटिन्यूस ट्रेनिंग भी होना चाहिए। नील नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सेफ चाइल्ड बर्थ चेकलिस्ट हमारे ये हो सकता है हमारे जो प्रोग्राम ऑफिसर से उन्होंने आपके साथ में शेयर किया था, नहीं किया है तो वो कर देंगे आपको। एडमिशन ड्यूरिंग बर्थ, सून आफ्टर बर्थ और बिफोर डिस्चार्ज, ये 4 रहता है। तो इसमें क्या क्या देखना रहता है, जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि डज मदर नीड रेफरल, क्या महिला को रेफरल की जरूरत है, अगर हाँ तो क्यों जरूरत है, इसमें से कौन सा कंडीशन था उसको आपको टिक करना है, अगर नहीं तो फिर आगे देखिए। क्या पार्टोग्राफ आपने शुरू किया है? यस, तो क्यों शुरू किया? तो हर 30-30 सेकंड में आधे घंटे में आपको क्या क्या देखना है और 4 घंटे में आपको क्या क्या करना है। और अगर नो तो क्योंकि 4 से 4 सेंटीमीटर सर्विकल डायलेटेशन नहीं हुआ था इसलिए आपने पार्टोग्राफ स्टार्ट नहीं किया। क्या महिला को एंटीबायोटिक्स की जरूरत है? यस, तो क्या इसमें से क्या कंडीशन था कि आपको एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, आपको टिक करना है। क्या महिला को मैग्नीशियम सल्फेट देने की जरूरत है? क्या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने की जरूरत है? क्या महिला HIV पॉजिटिव है, नेगेटिव है? तो ये जैसे एक चेकलिस्ट है। हमको मालूम है कि आप लोग सारा काम
बहुत अच्छे से करते हैं, आप लोगों को सब पता है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि गलती से कुछ ना कुछ पॉइंट भूल जाते हैं। वो पॉइंट ना भूले इसके लिए चेकलिस्ट होना बहुत जरूरी है। आपका जो केस शीट है उसमें आपको ये चेकलिस्ट प्रिंट आउट लेकर के उसको फिल करके आपको ऐड करना है। नील नेक्स्ट स्लाइड। तो वो पहला था चेकलिस्ट, ये दूसरा है जस्ट बिफोर एंड ड्यूरिंग बर्थ। नेक्स्ट स्लाइड। सून आफ्टर बर्थ। नेक्स्ट स्लाइड। और बिफोर डिस्चार्ज। ये 4 है जो आपको अटैच करना है और देखना है, ठीक है। फिर नील नेक्स्ट स्लाइड। ये है प्री एक्लाम्पशिया का मैनेजमेंट किट, कि किट के अंदर में क्या क्या आपको रखना है। तो ये आ गया है। नील नेक्स्ट स्लाइड। अगेन पीपीएच का किट में क्या क्या रहना चाहिए ये भी दिया गया है। ये एक हॉस्पिटल का पीपीएच किट उन्होंने बना करके रखा था, बहुत बढ़िया से बनाया है पूरा सामान। और कॉन्डम टैम्पोनेट का भी, कॉन्डम टैम्पोनेट भी पीपीएच के अंदर में ही आता है, लेकिन उसके मिक्स करके नहीं रखना है। पीपीएच का सामान प्लस कॉन्डम टैम्पोनेट का उसी बॉक्स में अलग से आपको रखना रहेगा। ओके नेक्स्ट स्लाइड नील। ये डिप्सिस जो मैंने आपको मेंशन किया था, यहाँ पे देखिए, इसको आपको यूरिन में डिप करना रहता है और इसके जो कलर है, आपको जो कलर डिफरेंस दिखाई देता है उससे आपको मैच करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि यूरिन एल्बुमिन का कंडीशन है कि नहीं है। तो ये भी आपको लेबर रूम में रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक ऐप है जिसके ऊपर में आपको नील ओरिएंट करेगी। सो नील ओवर टू यू। थैंक यू सना। अभी हम लोग एक ऐप के बारे में जानेंगे जिसका नाम है सेफ डिलीवरी ऐप। ये आप सारे लोग यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको, वीडियोस देखने को, एनिमेटेड है, कार्टून जैसा बना हुआ। ये जो आपको यहाँ पे एक दीदी दिख रही होंगी जो ऐसे आवाज देते हुए है, या आप कह सकते हो गाना गाते हुए आ कर रही है, तो इस तरह का आपको अपने मोबाइल फोन में मिलेगा। तो ये प्रोसेस अभी हम देखेंगे किस तरह से हमको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो अगर आप एंड्रॉइड फोन रखे हैं तो आप गूगल प्ले में जो प्ले स्टोर होता है ना, वहां पे जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। या अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन का iTunes स्टोर होता है, आप वहां से इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए आपको वहां लिखना होगा सेफ डिलीवरी ऐप। जब आप ये सेफ डिलीवरी ऐप लिखिएगा ना, सेफ डिलीवरी ऐप, तो आपको ये महिला, ये जो दीदी है ना, ये जो आवाज देती है, ऐसा वाला पिक्चर लिखा हुआ बना हुआ और बगल में सेफ डिलीवरी ऐप लिखा हुआ आएगा। उसको फिर आप इंस्टॉल करिएगा अपने फोन में। आप अगर आईफोन यूज कर रहे हैं तो आईफोन में, और अगर आप एंड्रॉइड फोन कर रहे हैं यूज तो वहां पे, ठीक है। इसका कुछ फ्लो इस तरह से है, आपको संक्षिप्त में बता दे रहे हैं ताकि आपको आसानी हो इंस्टॉल करने का। जरा ध्यान से आप लोग सुनेंगे। पहला स्टेप जो था कि डाउनलोडिंग प्रोसेस, जो हमने अभी जिक्र किया आप लोगों से, है ना, कि एंड्रॉइड फोन है तो कैसे करना है और आईफोन है तो कैसे करना है। स्टेप नंबर 2 में आते हैं। स्टेप नंबर 2 होता है हमारा इंस्टॉल करने के बाद आप जब इंस्टॉल को खोलिएगा तो वो आपको बोलेंगे कि आप लैंग्वेज सेलेक्ट करें, ठीक है। तो ये हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। तो जब आप अगर हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो इंडियन हिंदी, इंडिया हिंदी करिएगा। यहाँ आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन में लिखा हुआ दिखेगा इंडिया डैश हिंदी। और ठीक ऐसे ही अगर आप इंग्लिश भाषा वाले, इंग्लिश भाषाभाषी हैं तो फिर आप इंडिया इंग्लिश को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपके पास एक क्वेश्चन और आएगा, क्या ये मोबाइल आप अकेले यूज करते हैं या साझे में यूज करते हैं। साझा मतलब आप अकेले नहीं, आपके साथ परिवार के और लोग भी उस मोबाइल को, जैसे नहीं तो फैमिली मोबाइल कह सकते हैं उसको, वैसा है। तो आपको करना है यस और नो। अगर यस आप करते हैं तो ये स्टेप हमारा तीसरा आ जाएगा, ठीक है। इंस्टॉलिंग प्रोसेस ये चलते रहेगा और ये आपको क्वेश्चन आंसर करते रहना होगा। यस जब आता है तब आपको करना होगा, नंबर डालना होगा। यस आपने किया कि नहीं ये साझे में यूज करते हैं तो ठीक है, नंबर डाल दिया। कितने मेंबर, मान लीजिए 2 या 3 या 4, जैसे भी हो, 10 तो आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। नंबर डालने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से देश में रहते हैं। तो देश में रहते आपको स्क्रॉल करना होगा। जब भी हम कोई भी ऐप या कुछ करते स्क्रॉल करते हैं ना ऊपर के साइड, वैसे स्क्रॉल करके आप अपना देश चुन लीजिएगा
ऑब्वियसली हम सब भारत के हैं तो आप भारत देखिएगा, लिखा हुआ होगा इंडिया या भारत, तो आप उसको सेलेक्ट करिए। वो सेलेक्ट करने के बाद आपके पास एक और सवाल आएगा कि आप भारत के किस राज्य के निवासी है, ठीक है। तो स्टेट आपका पूछा जाएगा, आप अपना स्टेट डाल दीजिएगा किस राज्य के हैं। उसके बाद में फिर आगे बढ़ेगा, वो सवाल आएगा आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा, ठीक है। उसमें आप सेम चीज डिस्ट्रिक्ट आपका आ जाएगा, स्क्रॉल करते रहिएगा तो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र आपने स्टेट चुना, तो वहां के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, नागपुर, पुणे, सतारा, जितने भी है सारा, मुंबई, थाने, सारा कुछ आएगा, ठीक है। अगर आप यूपी से है ठीक वैसे ही आएगा, अगर आप झारखंड से है तो ठीक वैसे ही आ जाएगा, ठीक है ना, कि रांची से, बोकारो से, धनबाद से है, जमशेदपुर से, कोडरमा, सब आएगा। सेलेक्ट, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप एक हेल्थ केयर वर्कर है, हाँ या नहीं, आपको उसमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना प्रोफेशन सेलेक्ट करना है, आप क्या है, नर्स है, डॉक्टर है, मिडवाइफ है, क्या है, ठीक है, तो वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको कितना एक्सपीरियंस हुआ है। एक्सपीरियंस में 0 है, 0 से 1 है, फिर 3 से 5 साल है, फिर 11 से उससे एक्सपीरियंस के हिसाब से उसका अलग अलग कॉलम दिया है, तो आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर आ जाएगा आपके पास, अगर आप क्वेश्चन आएगा कि आप ये जो सेफ डिलीवरी ऐप के बारे में कहाँ से सुने हैं, ठीक है। तो ये जब आएगा तो आप देखोगे इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ रहेगा, कहीं लक्ष्य होगा, कहीं कुछ होगा, मान्यता भी होगा उसमें, तो आपको देखना है मान्यता लिखा हुआ। आप यहाँ देख सकते हो, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे मान्यता लिख रखा है ना, इस तरह का मान्यता, वहां पे हिंदी वालों को हिंदी में मान्यता लिखा मिलेगा, इंग्लिश जिसने सेलेक्ट किया इंग्लिश में मान्यता लिखा रहेगा, तो इसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपका प्रोसेस यहाँ पे खत्म होता है। फिर आपको आगे जो फिर इंस्टॉलिंग प्रोसेस उसका 100% हो जाता है, क्योंकि आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट किया है वो इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो उसके बाद आप उसको खोल सकते हैं। वो कैसा खुलता है ये हम अभी दिखाएंगे। अब आते हैं हम लोग वापस से नो में। अगर आप लिखते हो कि नहीं हम ये डिवाइस साझेदारी में नहीं करते, ये मेरा पर्सनल है, ठीक है, हम ये फोन है मेरा, ये हम अकेले यूज करते हैं, कोई नहीं करता है ना, तब क्या करना है, नो किए। तो हमसे नो के बाद पूछा जाएगा देश का, फिर पूछा जाएगा राज्य का, सेम चीज, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, हम हेल्थ केयर वर्कर हैं, हाँ नहीं, किस प्रोफेशन में है, हेल्थ केयर वर्कर है तो नर्स है, डॉक्टर है, मिडवाइफ है, क्या है। उसके बाद में फिर आपसे पूछा जाएगा कि कितना एक्सपीरियंस हो गया है, और फिर आएगा आपके पास ये सवाल कि आप इस ऐप के बारे में कहाँ से सुने हैं या आपको कहाँ से जानकारी मिली है, ठीक है। तो वहां पे भी आपको क्या करना है, सेम वही जो ऊपर हम यस में किए थे, मान्यता सेलेक्ट करना है, यहाँ भी हमने मान्यता सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हुआ ना। अब ये ऐप जब आप खोलिएगा तो ये इस तरह से दिखता है। 100% आपका लैंग्वेज इंस्टॉल हो गया, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, ठीक है। एक चीज और, इसमें अभी रीजनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी इंग्लिश है। आप हिंदी इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, पर इंडिया का करिएगा, दूसरे देश का नहीं कर लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश, ठीक है ना। तो 100% वो लैंग्वेज इंस्टॉल हो जाता है, तो वो इस तरह का दिखता है। ये देख सकते हो आप, ये होम पेज है। होम में आपको इस तरह का खुला हुआ मिलेगा, और एक चीज को अगर आप क्लिक करिएगा तो उसमें और आएंगे कि क्या क्या आप उसमें पढ़ सकते हो, वीडियोस आएगा उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कर्सर, आप देख सकते हो मेरा ये किताब जैसा बना हुआ है, बुक जैसा बना हुआ है, ठीक है। ये कॉलम है माई लर्निंग का। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके पास सवाल आएंगे, तो आप अगर सिंगल भी जा सकते हो, ये संक्रमण का जो है कॉलम, वहां पे जाके भी आप जा सकते हो पूरा देखने के बाद, और यहाँ से भी आप माई लर्निंग में भी जाके आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, ठीक है। सेटिंग में आपको आपका नाम और ईमेल आईडी डालना होगा, तो वो बात का है, क्योंकि ये सारा कुछ आप करोगे तो धीरे धीरे सीख जाओगे। ये फिलहाल इंस्टॉलेशन का है, तो इतना आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे सेफ डिलीवरी आप किस तरह से इंस्टॉल करना है अपने फोन में, अगर एंड्रॉइड है तो, या फिर अगर आपका आईफोन है तो, और आप यूज करेंगे तो सभी लोग यूज करेंगे ना, कोई कुछ नहीं बोल रहा, नहीं करेंगे क्या कोई यूज? थम्स अप भी तो कर दीजिए। कोई नहीं करेगा यूज? ओके, एक ही हॉस्पिटल ने दिखाया थम्स अप, हाँ एक और ने दिखाया, वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आई होप नेक्स्ट सेशन में आप लोग इसको यूज करोगे, है ना। पूछेंगे हम लोग किया या नहीं किया, आप लोग सब ऐसे ही करना करेंगे मैडम।
हाँ नील, एक सेकंड, मैं डॉक्टर कुणाल हूँ। आई एम टेकिंग केयर ऑफ मान्यता प्रोग्राम इन महाराष्ट्र ना। तो मैं 2 भाषा में बात करूंगा, एक हिंदी और फिर मराठी में। सो पहले जो आपके इतना अच्छा, थैंक यू सना और नील, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया है। मैं ये चाहूंगा कि सारे के सारे हमारे सिस्टर्स अभी जितने भी हॉस्पिटल से जुड़े हैं वो सबके सब ये सेफ डिलीवरी ऐप जैसा डाउनलोड करना है वैसा कीजिए उसको, और मान्यता सिलेक्ट कीजिए उसको, और उस पे काम करना शुरू कीजिए। जैसे जैसे जो टॉपिक खत्म होते, जैसे आज एक्लेम्पशिया का हो गया मैनेजमेंट का, और उसके बाद में पीपीएच मैनेजमेंट का बहुत अच्छा हुआ। तो ये सारा चीज जो है इस छोटे से ऐप में भी बहुत अच्छे से बताया गया है, बहुत अच्छे से बताया गया है। वो सेशन खत्म होने के बाद में आप उसकी टेस्ट ले सकते हैं। वो टेस्ट अगर हर एक स्टेप में आप लेते जाएंगे धीरे 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 धीरे, और आप सारे आंसर्स ठीक से आंसर करते रहेंगे, तो आपको एक एक्सपर्ट लेवल जब आप क्रॉस करोगे, यानी 3 स्टार्स के ऊपर मिलता है, वो मिलते जाएगा, और ऐसा धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स करते जाएंगे, तो आपको एक सर्टिफिकेट मैटरनिटी फाउंडेशन से इशू होता है, तो बड़ा अच्छा होता है वो करके देखिए। सो व्हाट मैं सबको एक कहना चाहूंगा कि ये सारा जो अभी आपको बताया गया नील ने, इस ऐप का जरूर यूज कीजिए। जितने भी लोगों के पास स्मार्टफोन्स है वो उसको यूज कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए कि ये सेफ डिलीवरी ऐप कितने काम का है। इससे आप जो है जो भी रूटीनली काम करते हो उसमें आपको हेल्प हो जाएगा। उसमें बहुत सारी चीजें दी है, वीडियोस भी है, उसमें क्वेश्चन आंसर्स है, उसमें कुछ रेकॉर्ड्स है, वो आप सब पढ़ सकते हैं। आता मराठीमध्ये सांगतो सगळ्यांना, ही सेफ डिलिव्हरी ऍप ही खूप छान ऍप कन्सेप्ट आहे, आणि आपण जसं जसं शिकत चाललोय पुढचं जसं आज आपण पीपीएच मॅनेजमेंट आणि एक्लेम्पशिया मॅनेजमेंट हे शिकलो, तर ह्याचे सगळे टॉपिक सुद्धा या ऍप मध्ये दिलेले आहे। तर जे लोक आपल्याकडे आता हे बघितलंय त्यांनी व त्यांच्या मित्रांना तुम्ही हे नक्की आवर्जून सांगा की हा ऍप जो आहे डाउनलोड करा। कसं करायचं या स्लाइड मध्ये दिलेलं आहे, आणि आपल्या ग्रुपमध्ये ही प्रेझेंटेशन पण पाठवण्यात येणार आहे, त्याच्यामुळे तुमच्याकडे हा फ्लो पण राहील कसं काय डाउनलोड करायचंय। आणि सगळ्यांना एकच अनुरोध आहे की आवर्जून प्रत्येक टॉपिक झाल्यावर या सेफ डिलिव्हरी ऍप मध्ये जाऊन ते पण परत एकदा रिवाइज करा। त्याच्यात व्हिडिओज वगैरे खूप सुंदर दिलेले आहेत, आणि त्याची टेस्ट घ्या। अशा करून तुम्ही हळूहळू तुम्हाला एक सर्टिफिकेट इश्यू होईल, छानपैकी सर्टिफिकेट असते एक्सपर्ट लेवल तुम्ही क्रॉस केल्यावर, तर ते कृपा करून बघावे। आकाश और कुछ? आणि जर काही शंका असतील मनात तर तुम्ही आपल्या जपायकोचे जितके प्रोग्राम ऑफिसर तुमच्याशी जुड़लेले आहेत त्यांना तुम्ही विचारू शकता। अगर आपके मन में कुछ शंका है तो आपके साथ में जुड़े जपायको के प्रोग्राम ऑफिसर्स के संपर्क में आप आइए। थैंक यू। नील आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। और थैंक यू, सबने चैट बॉक्स में भी लिखा है कि यस हम लोग करेंगे इंस्टॉल, बहुत अच्छा है। अच्छा, ऋतु हेल्थ क्लिनिक ने तो कर भी लिया, लिखा है कर लिया मैम, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन जो है हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच अटेंड करने के लिए, अपना टेक्निकल अटेंड किया आप लोगों ने हमारा इको क्लिनिक। होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ मिला भी होगा, कुछ सीखने को भी। आकाश, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। मैंने अभी प्लेटफॉर्म पे एक फीडबैक लिंक शेयर की है, आपको आज का सेशन होगा 4 सितंबर को, और उसका लिंक आपको एक दिन पहले मिलेगा। उसके दौरान हमारे जपायको के प्रोग्राम ऑफिसर्स आपके कॉन्टेक्ट में रहेंगे और आपका रिवीजन भी कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।